पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोहित युवराज के सामने खड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। आज फाइलों की जगह युवराज ने अपने हाथों में एक मैगजीन पकड़ी हुई थी जिसके कवर पर लिखा हुआ था लड़कियों को प्रपोज करने के अलग अलग तरीके। रोहित ने धीरे से अपने माथे पर आई पसीने की बूंद को साफ किया और कहा, बॉस, आप परी मैडम को फूलों का बुके देकर भी उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। रोहित ने जैसे ही कहा तुरंत युवराज का जवाब आया, नहीं, मुझे उसे अलग तरह से प्रपोज करना है, कुछ इस तरह से कि वो खुश हो जाए। अलग तरह से? ये क्या होता है? रोहित ने हैरानी से पूछा। वो जो भी होता होगा, मुझे इस बात को पता करना ही होगा कि आखिर कैसी बातों से लड़कियां खुश होती है। रोहित का मन कर रहा था कि वो अपना सिर किसी भी दीवार से पीट दे, लेकिन वो फिर भी शांत रहा। उसने दोबारा से कहा, तो इसका मतलब है कि बॉस, आज मेरी छुट्टी है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम भी मेरी मदद करोगे। लेकिन सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रपोज तो आपको करना है। तुम मुझे जल्दी से ये पता करके बताओ कि दुनिया के सबसे अलग और ख़ास प्रपोजल क्या है। ऐसा क्या कहा जाए कि लड़की जल्दी खुश हो जाए। ओके बॉस, मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। ये कहकर रोहित तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। युवराज ने उसे उस मैगजीन को वापस टेबल पर रख दिया क्योंकि उसे उसमें कुछ खास दिखाई नहीं दिया। जो भी था वो बस बकवास था। अब वो कैसे परी को प्रपोज करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। युवराज खड़ा हुआ और जाकर कैबिन की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसकी नज़र नीचे पार्किंग एरिया पर चली गई, जहां पर पार्किंग में उसके ही स्टाफ के दो लोग खड़े हुए थे। उसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। वो लड़का शायद उस लड़की को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और लड़की उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। कुछ 1-2 मिनट के बाद जब उस लड़के की बात पूरी हुई तो उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उस लड़की ने उस लड़के को जल्दी से गले से लगा लिया। उसके बाद उस लड़के ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर ऑफिस में आ गए। युवराज ने उस लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा और वापस अपने चेयर पर आकर अपने लैपटॉप को ऑन किया। कुछ ही देर के बाद युवराज ने रोहित को अंदर आने के लिए कहा। उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बोला, इस लड़के को अभी के अभी मेरे कैबिन में लाओ। रोहित ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। वो शायद उस लड़के को जानता था। उसने युवराज को पूछना चाहा कि आखिर वो क्यों उसे बुलाना चाहता है, लेकिन उसमें पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रोहित उस लड़के को बुलाने गया। लड़का ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि युवराज उसे बुला रहा है। उसका तो युवराज के साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। उस लड़के के पसीने छूट रहे थे। उसे पता नहीं था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उसे उस शैतान के ऑफिस में बुलाया जा रहा है। उसे डर था कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ से वो वापस आ पाएगा भी या नहीं। आज ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी है और आज ही उसकी मौत आ जाए, ये तो उसके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। डरते डरते वो युवराज के ऑफिस में पहुंचा। युवराज ने धीरे से अपनी नज़र उठाई, उसे देखा और बड़े आराम से कहा, तुम अभी एक लड़की के साथ नीचे पार्किंग एरिया में खड़े थे। युवराज ने जैसे ही कहा, उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। डर के कारण उसके दिन में भी तारे नज़र आ रहे थे। उसने सुना था कि युवराज लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता है और हर बोझ की तरह वो बिल्कुल भी अय्याश किस्म का आदमी नहीं था। उसने फिर डरते हुए जवाब दिया, सर, वो बेचारा इतना ही बोल पाया था कि युवराज ने आगे कहा, तूने उस लड़की को ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी खुश हो गई? मतलब, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुमने उस लड़की को नीचे ऐसा क्या कहा कि उसने तुम्हें गले से लगा लिया? मुझे वो सुनना है। वो लड़का फिर भी भूत बना खड़ा रहा। रोहित को सिचुएशन समझ में आ रहा था। उसने उस लड़के से कहा, बॉस को तुम अपने वो वर्ड्स बताओ जो तुमने उस लड़की से कहा।
रोहित जानता था कि वो लड़का डर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उससे ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तभी रोहित ने उस लड़के को दोबारा से कहा, तुम बिना डरे बताओ कि आखिर वो लड़की तुम्हारे कौन से शब्द से इम्प्रेस हुई। बॉस को भी अपने गर्लफ्रेंड को उन्हीं वर्ड्स से इम्प्रेस करना है। रोहित की बात सुनकर युवराज ने उसे घूर कर देखा। उस लड़के ने पहले रोहित को और फिर युवराज को हैरानी से देखा। युवराज इस वक्त काफ़ी सब्र से काम ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने लड़के को डराकर काम लिया तो लड़का कुछ नहीं बोलेगा, फिर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्या बॉस की गर्लफ्रेंड? क्या ये वही लड़की है जो उस दिन ऑफिस में आकर सबके सामने बॉस से लिपट गई थी? उस लड़के ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या उसके बॉस को इतना भी नहीं पता कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है? वह अपने ही ख्यालों में गुम था कि युवराज ने इस बार गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? उस लड़के ने अपने ख्याल से बाहर आते हुए जल्दी से बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही युवराज ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। रोहित की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से उस चीज़ को नोट करो जो ये अभी कहेगा। रोहित को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने जल्दी से एक पेन, एक छोटी सी डायरी उठाई और उन सब बातों को नोट कर लिया जो उस लड़के ने कहा। शाम हो चुकी थी। परी अपने रूम में थी और वो पढ़ाई कर रही थी। शाम से रात कब हुई उसे पता ही नहीं चला। अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खुला और सूट बूट पहने युवराज अंदर आया। उसका हाथ एक तरफ से पीछे था। परी ने नज़र उठाकर देखा तो युवराज उसके पास खड़ा हुआ था। उसने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम आ गए? तुम तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए हो आज। युवराज ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने एक हाथ से परी का हाथ पकड़ लिया और उसे खड़ा होने का इशारा किया। परी को हैरानी हुई, लेकिन वो खड़ी हो गई। क्या हुआ? परी ने युवराज को देखकर पूछा। युवराज ने गहरी सांस ली। उसने अपने पीछे किया हुआ हाथ आगे लाया। उसने हाथ में एक गुलाब के फूलों का सुंदर बुके पकड़ा हुआ था। जैसे ही परी ने उस सुंदर बुके को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये मेरे लिए है और मैं ये किसके लिए लेकर आऊँगा? युवराज ने कहा तो परी ने उस बुके को जल्दी से ले लिया और उस बुके को गले से लगाते हुए बोली, ये कितना सुंदर है। उसने फिर उस बुके को प्यार से किस किया। युवराज के अंदर अचानक से एक घृणा की भावना उस बुके के प्रति आ गई। ये रिवॉर्ड तो उसे मिलना चाहिए था। युवराज ने फिर अपना दांव खेला। उसने गहरी सांस लेने के बाद कहना शुरू किया, परी तुम मेरी ज़िंदगी हो। जैसे ही युवराज ने कहा, परी का दिल एकदम से बैठ गया। उसने बुके से नज़र हटाई और युवराज को देखा। युवराज को इतना सीरियस देखकर परी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल तो और भी ज़ोरों से धड़कना शुरू हो गया था। युवराज इतना कहकर रुका नहीं। उसने आगे कहा, यू कंप्लीट मी। तुम्हारा साथ मुझे दो जहां से भी प्यारा है। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। तुम्हें किसी भी तरह के मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे एक मुस्कान से मेरा दिन बन जाता है। और तो और। युवराज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि परी की हंसी छूट गई। परी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। युवराज ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने सोचा था कि उस लड़की की तरह परी भी उसे गले से लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वो हंस क्यों रही है? युवराज के आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने परी को उसके दोनों कंधों से पकड़ लिया। तुम हंस क्यों रही हो? युवराज ने गुस्से से पूछा। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम्हें अलग तरह से प्रपोज कर रहा हूँ। परी के पेट में हंस हंस कर दर्द हो रहा था। युवराज की बात सुनकर उसे याद आया कि उसने कल युवराज को प्रपोज करने के लिए कहा था, लेकिन ये कैसा प्रपोज था? ये प्रपोजल कम और हास्यप्रद चीज़ ज़्यादा लग रहा था। परी ने अपने आप को शांत किया और कहा, युवराज ऐसे कौन प्रपोज करता है? युवराज ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे का क्या मतलब है? आज ही एक लड़के ने एक लड़की को इसी तरह से प्रपोज किया और उस लड़की ने खुश हो गई। तुम खुश नहीं हो? प्यारे खड्डूस, उस लड़के में और तुम्हारे में अंतर है। उसके बाद परी फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने आगे कहा, लेकिन जो भी हो ये बहुत ज़्यादा स्वीट था।
कम से कम मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए कुछ अच्छी बातें तो सुनी, लेकिन तुमने तो इन सब का कॉपी किया हुआ है। परी ने युवराज की तरफ देखकर कहा। युवराज ने उसकी बात सुनकर इधर उधर देखने लगा। ये सच था कि उसने किसी और के वर्ड्स को कॉपी किया है। परी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चोर हो। लेकिन वह जानती थी कि युवराज कोई रोमांटिक इंसान नहीं है। अगर युवराज को इस बात में नंबर दिया जाए तो वो उसे 0 नंबर ही देती। वो नहीं जानता था कि लड़कियों के साथ कैसे बातें करना चाहिए, उन्हें कैसे इम्प्रेस करना चाहिए। लेकिन शायद युवराज की इसी चीज़ से परी इम्प्रेस थी। उसने फिर युवराज के गले में हाथ डालते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। युवराज ने उसकी तरफ देखा और उसने भी उसकी कमर पर हाथ डाल दिया और कहा, अच्छा बोलो, अगर मैं तुम्हें किसी नॉर्मल तरीके से मिलती और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता तो तुम मुझे कैसे मनाते? युवराज ने थोड़ा इस बारे में सोचा और कहा, मैं तुम्हें उठवा लेता। उसकी बात सुनकर परी को खांसी आ गई। परी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें दादागिरी, मारपीट, खून खराबा के अलावा और कुछ नहीं आता? क्या तुम सच में लड़कियों के मामले में बिल्कुल 0 हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस किया जाता है? वो तो ठीक है जो मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई, वरना तो जैसे तुम्हारे हाल है, तुमसे तो कोई भी लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली थी। फिर तुम तो ज़िंदगी भर कुंवारे रह जाते। परी ने कहा। तो युवराज धीरे से उसकी बात का जवाब दिया, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी और की, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। वाह यार, तुम तो आज काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हो। क्या ये लाइन भी तुमने कॉपी की है? परी ने पूछा। तो युवराज ने अपनी गर्दन ना में हिला दिया। अच्छा, तो ये शायद मेरे साथ रहने का असर है, परी ने कहा। युवराज ने उसकी तरफ देखा तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने अभी पजामा और टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें कार्टून बना हुआ था। वो किसी बच्चे की तरह प्यारी लग रही थी। युवराज का दिल अचानक से पिघल गया। उसने उसे गले से लगा लिया। वो इस पल को जीकर रिलैक्स करना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने अपनी आंखों के कोने से इधर उधर देखा और युवराज से पूछा, क्या सच में आज तक तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई लड़की और नहीं आई थी? तो युवराज ने जवाब दिया, नहीं। क्या आज तक किसी ने तुम्हें अपने गले से भी नहीं लगाया था? नहीं। परी संतुष्ट हो गई और उसने भी कसकर युवराज को गले से लगा लिया। धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा एग्ज़ाम है, क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे? परी की बात सुनकर युवराज की आंखें तुरंत खुल गई। ये लड़की सिर्फ कल के ही दिन उसकी नज़रों से दूर होने वाली थी। फिर भी पता नहीं क्यों युवराज को उसकी बातें सुनकर घबराहट होने लगी थी। सुबह के वक्त परी कॉलेज जाने के लिए निकली तो युवराज भी उसके साथ था। वह उसे ड्रॉप करने जा रहा था। कॉलेज पहुंचकर परी जैसे ही कार से उतरने वाली थी, युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से एग्ज़ाम देना और किसी अजनबी के साथ बात मत करना। युवराज, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ जो तुम मुझे इस तरह से समझा रहे हो? मुझे किसी अनजान के साथ बात नहीं करना चाहिए, वो तो मुझे भी पता है। देखो, तुम कुछ नहीं जानती, तुम किसी के साथ बात मत करना बस। युवराज को इतना सीरियस देखकर परी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, किसी के हाथों से चॉकलेट भी नहीं लूँगी, अब ओके? परी ने उसे हाथ छुड़ाकर चली गई। युवराज उसे तब तक देखता रहा जब तक परी उसकी नज़रों के आगे से गायब नहीं हो गई। उसके बाद उसने परी के बॉडीगार्ड को कॉल किया। 2 घंटे के बाद परी छूटने वाली है, टाइम से पहुंच जाना और परी का ध्यान रखना। ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए। 2 घंटे के बाद युवराज अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन को रिसीव किया तो फ़ोन उठाते ही सामने से एक आवाज़ आई, बॉस, आपके डैड की मौत हो गई है। व्हाट? जी बॉस, उनका मर्डर हुआ है। युवराज ने हैरानी से पूछा, वो इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त अमेरिका के ब्लॉड कॉप कैफ़े के गार्डन एरिया में है। सब कह रहे हैं कि ऊपर की मंजिल से पैर फिसलने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन मैं ये देखकर ही बता सकता हूँ कि ये मर्डर है। वहीं पर रहो और नज़र रखो। ये कहते हुए युवराज ने फ़ोन काट दिया। एक नंबर मिलाया। कुछ देर बात करने के बाद वो
वहाँ से उठा और सीधा राठौड़ मेंशन के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो खामोशी थी। राठौड़ मेंशन में जाकर देखा तो उसकी दादी और उसकी माँ बैठकर बातें कर रहे थे। इसका मतलब तो ये है कि अभी तक उनके घर वालों को कुछ भी पता नहीं लगा था। दरवाजे पर युवराज को खड़ा देखकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा तुम आओ ना। युवराज ने अपनी गर्दन हिला दी। आज पहली बार युवराज ने मिसेज राठौड़ की किसी बात का रिएक्ट किया था। बेशक ये सिर्फ एक इशारा था, लेकिन मिसेज राठौड़ के लिए इससे बड़ी की खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। युवराज जैसे ही अंदर आया, उसकी दादी बोली, आओ बैठो। आज तुम कैसे यहाँ आ गए? मुझे कुछ काम था। ये कहते हुए युवराज अपने डैड के कमरे की ओर चला गया। कॉलेज में जैसे ही परी एग्ज़ाम देकर बाहर निकली तो चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। वो जाने के लिए रास्ता देख ही रही थी कि किसी ने अचानक से उसकी बाजू पर नुकीली चीज़ चुभो दी। युवराज अपने पापा के कमरे में गया। उसने अपने पापा के लैपटॉप को खोलकर उसमें कुछ टाइप किया और उसे पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। वो जब नीचे आया तो उसकी माँ फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसकी माँ की चीख सुनी। उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसे पता लग चुका था कि अब उसकी माँ को उसके पापा के मौत के बारे में पता लग चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? युवराज ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ उसके सीने से लग गई। उनसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। युवराज की दादी भी परेशान हो गई। मिसेज राठौड़ को इस तरह से रोते हुए देखकर उन्होंने पूछा, अरे किसका फ़ोन था? ऐसा क्या बोल दिया जो तू इस तरह से रोने लगी? युवराज की दादी ने पूछा, लेकिन मिसेज राठौड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ चुप हो जाइए, युवराज ने अपनी माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने नज़र उठाकर युवराज को देखा और कहा, अमेरिका से फ़ोन था। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की मौत हो गई है। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ तुम पता लगाओ, मिसेस राठौड़ ने कहा। तो युवराज बोला, वो सही बोल रहे हैं, डैड अब नहीं रहे। युवराज की बातें जैसे ही उसकी दादी और माँ के कानों में गई, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। अचानक से मिसेज राठौड़ युवराज से दूर हुई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे पापा है। तुम अपने पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? युवराज की बात सुनकर मिसेज राठौड़ बौखला गई और वहीं युवराज की दादी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उन्हें पता लग चुका था कि युवराज सच कह रहा है। वो युवराज को अच्छे से जानती थी। उनका पोता कभी ऐसा घटिया मजाक नहीं कर सकता। अपनी दादी का इस तरह से बेहाल होता देखकर युवराज उनके पास गया। दादी, आप ठीक तो है ना? दादी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और कहा, तुम्हें पहले से ही ये सब पता था, तुमने फिर बताया क्यों नहीं? यहाँ युवराज की माँ तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रही थी। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। ये सच नहीं हो सकता। युवराज को आज पहली बार अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था। युवराज के मामा और रिद्धि ने भी अंदर आते हुए रोने की आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़ते हुए अंदर आए। दीदी क्या हुआ? युवराज के मामा जल्दी से मिसेज राठौड़ के पास आए। रिद्धि घबरा गई। वो भी जल्दी से पास आई। आंटी, आप ठीक तो हैं ना? ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों रो रहे हैं? फिर रिद्धि ने युवराज की तरफ देखा और पूछा, युवराज तुम ही कुछ बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है? युवराज ने अपनी दादी को संभालते हुए बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, डैड इज नो मोर। व्हाट? रिद्धि के मुंह से अचानक से निकला। युवराज के मामा ने भी ये सुन लिया। वो भी अब परेशान हो गए और उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा जो वहीं बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दीदी, युवराज के मामा ने जैसे ही कहा, मिसेज राठौड़ और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भैया, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। युवराज के मामा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बहन को गले से लगा लिया। तभी युवराज का फ़ोन बजा, पर युवराज ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसे एक मैसेज आया। इस बार युवराज ने अपना फ़ोन निकाला और मैसेज पढ़ा। उसके मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें छोटी हो गई।
वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जल्द ही वापस आऊँगा। इतने बुरे वक्त में तुम कहाँ जा रहे हो, हम सबको इस तरह से अकेला छोड़कर? युवराज की माँ ने चिल्लाते हुए कहा तो युवराज के कदम अपनी जगह रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, परी इज इन डेंजरस। युवराज चला गया। दीदी, मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि ये लड़की युवराज के लिए सही नहीं है। देखा आपने किस तरह से उसने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप सबको रोता हुआ छोड़कर चला गया। इस तरह से वो लड़की तो युवराज को पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लेगी। युवराज के मामा की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात खटक चुकी थी। एक बड़े से बंगले के आगे आकर युवराज की कार रुकी। युवराज अपनी आंखों पर शर्ट लगाकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जैसे ही वो बंगले के अंदर गया तो सामने कमिश्नर और अरमान उसे देखकर खड़े हो गए। आओ मिस्टर राठौड़, तुम्हारा ही इंतज़ार था, अरमान ने नफ़रत से उसे देखते हुए कहा। युवराज ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए पूछा, परी कहाँ है? ओह, इतनी बेताबी, वो भी उस मामूली सी लड़की के लिए, कमिश्नर ने कहा। युवराज किसी शहंशाह की तरह वहाँ पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि अगर उसे थोड़ी भी खरोच आई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरमान ने गुस्से से कुछ बोल ही रहा था कि कमिश्नर ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, युवराज राठौड़, तुमने मेरे बेटे को मारा है, और तो और तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुमसे छीन लूँगा। मैं उस लड़की को तुम्हारे सामने मारूँगा। उसकी बात सुनकर युवराज मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, और रहा बात तुम्हारे बेटे की तो मैंने उसे अभी तक मारा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी बॉडी मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। युवराज राठौड़, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए कमिश्नर जैसे ही आगे बढ़ा, युवराज के पीछे से उसका एक आदमी आगे आया और उसने कमिश्नर के सामने अपना फ़ोन रख दिया। जैसे ही कमिश्नर ने उस फ़ोन की स्क्रीन पर एक गंदे से आदमी को रस्सी से बांधे हुए देखा तो उसकी आंखें फैल गई। मेरा बच्चा, उसके मुंह से अचानक से निकला। उस आदमी ने तुरंत अपना फ़ोन अपने जेब में रख दिया और जाकर युवराज के पीछे खड़ा हो गया। युवराज ने बड़े आराम से कहा, परी को अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को अभी के अभी स्वर्ग दर्शन करवा दूंगा। युवराज तुम, कमिश्नर ने जैसे ही गुस्से में कहा, उसी वक्त दरवाजे से एक आवाज़ आई, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? दरवाजे पर कार्तिक खड़ा था। कार्तिक? अरमान के मुंह से जैसे ही निकला, सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। कार्तिक को देखकर कमिश्नर और अरमान के होश उड़ गए। युवराज को कार्तिक को वहां देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने बस उसे एक नज़र देखा और अपनी नज़रें घुमा दी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। कार्तिक चलकर अंदर आया। उसने एक नज़र युवराज को देखा, फिर उसके बाद उसने अपनी नज़र कमिश्नर और अरमान के ऊपर टिका दी। उसने फिर से पूछा, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे, कमिश्नर ने घबराते हुए कहा। फिर अरमान ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ कार्तिक, अंकल सही कह रहे हैं, हम तो बस नॉर्मली बात कर रहे थे। अच्छा, तो तुम ऐसे इंसान के साथ नॉर्मल बात कर रहे हो जो खुद नॉर्मल नहीं है? कार्तिक ने एक नज़र युवराज को देखते हुए कहा। युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड से कहा, इसके बेटे को मरवा दो। नहीं युवराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कमिश्नर घबरा गया था। उसे बड़ी मुश्किल से ये जानकर सांस आई थी कि उसका बेटा जिंदा है। बेशक वो किसी भी हालत में हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसका बेटा जिंदा है। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। थोड़ी भी देर हुई तो समझ लो, परी को तो मैं कैसे भी ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे।
नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे बेटे के साथ। मैं अभी के अभी उस लड़की को यहाँ लाने के लिए कह देता हूँ, तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो। वो अपने बेटे को दोबारा से खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया। उस लड़की को जल्दी से यहाँ लेकर आओ, ये कहकर उसने जल्दी अपनी फ़ोन वापस अपनी जेब में रख दिया। उसे किसी की खतरनाक नज़रें खुद के ऊपर महसूस हुई। उसने डरते हुए कार्तिक की तरफ देखा और कहा, कार्तिक, तुम अचानक से इंडिया आ गए, फ़ोन भी नहीं किया। अचानक से क्या मतलब है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं आ रहा हूँ। आप दोनों क्या समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरी गुड़िया के मौत के बारे में। आप सबकी मुझसे ये छुपाने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या आप नहीं जानते थे कि जब मुझे पता लगेगा तो मैं आप सबका क्या हाल करूँगा? आपने मेरी गुड़िया का अंतिम संस्कार भी मेरे बिना ही कर दिया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी गुड़िया की मौत हुई कैसे? कार्तिक के मुंह से निकले एक एक शब्द कमिश्नर और अरमान को किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो दोनों जानते थे कि जब कार्तिक को पता चलेगा कि गुड़िया अब नहीं रही तो वो पागल हो जाएगा। उन्होंने इसी तरह से एक्सपेक्टेशन कार्तिक से की थी। बेटा, तुम्हें नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बीती है, और हम नहीं चाहते थे कि तुम भी वही सब देखो, वही सब झेलो जो हमने झेला है। हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम हमें समझो। मैं आपको समझ रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। क्या आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो? आप क्या सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं चलेगा, जो आप किसी और लड़की को मेरी गुड़िया बनाकर मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे? जैसे ही कार्तिक ने ये बात कही, कमिश्नर और अरमान की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर कार्तिक को ये सब बातें पता कैसे चला? ज़रूर उसने कोई जासूस यहाँ छोड़ रखा है, जो उनके बीच ही रहकर ये सब बातें उस तक पहुँचा रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि कार्तिक को गुड़िया की मौत के बारे में बहुत बाद में ही पता चला होगा, नहीं तो वो अब तक उनका बुरा हाल कर चुका होता। बेटा, हम बस तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमने तुमसे कुछ नहीं बताया। परेशान? क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे अच्छे से पता है कि आपने ये सब इसलिए किया कि मैं वहाँ लंदन में आपका बिजनेस ठप ना करवा दूँ, इसलिए आपने मेरे साथ ये सब किया। आप क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा? और बात रही उस लड़की की जिसको आप गुड़िया की जगह देना चाहते थे, तो आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता कि वो मेरी गुड़िया नहीं कोई और है? मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब उसने पूरा 1 महीना कॉल रिसीव नहीं किया तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब देखो मैं आप दोनों के साथ क्या करता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर कमिश्नर परेशान हो गया। उसने फिर कार्तिक से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता है मैं पहले से ही अपने बेटे से बिछड़ने के गम से उभर नहीं पाया था कि ऊपर से मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। कम से कम तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन तब तक कार्तिक अपना फ़ोन निकाल चुका था। वो किसी को कॉल लगाने ही वाला था कि उससे पहले ही युवराज के पीछे खड़ा बॉडीगार्ड आगे आया और उसने युवराज के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनने के बाद युवराज ने अपनी गर्दन हिला दी। युवराज की इजाज़त मिलने के बाद वो बॉडीगार्ड आगे आया और उसने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि मुझे आप सबके मामले में दखल नहीं देना चाहिए, ये एक गंभीर मामला है, लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा था कि मेरे बॉस ने आपकी बेटी को मारा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं। आपकी बेटी का हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी इंसान ने करवाया है। उस बॉडीगार्ड ने अरमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कमिश्नर ने तिल मिलाते हुए कहा। अरमान ने भी उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर हैरान था, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ज़रूर बदल गए थे। आपको अगर मेरी बात नहीं माननी है तो ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको सबूत चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। ये कहकर युवराज के बॉडीगार्ड ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसमें से एक वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी पर बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।